अपना जो पुराना चैप्टर है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी है तो आप लोगों को पता होगा, मैंने जो पुरानी वीडियो है उसमें क्लास सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, इकोनॉमिक्स क्लास 11 का यूनिट 1 का सेकेंड चैप्टर मैंने स्टार्ट करा था। उसमें जो हम टॉपिक पे पहुंचे थे वो हम पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य पे पहुंचे थे कि पंचवर्षीय योजनाओं के कौन कौन से लक्ष्य होंगे। हम उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। तो हम बात करते हैं, जब हमने उस वीडियो में बात किया था कि पंचवर्षीय जो योजना बनी, जो उस समय के जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और अन्य नेताओं ने जब मिलकर के एक प्लानिंग के तौर पे योजना आयोग का गठन किया था 1950 में। उसके बाद उनका जो 5 लक्ष्य था कि 4 जो लक्ष्य थे कि हमको मतलब ये कुछ समय के अंतर्गत हमको इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। तो उसके जो 4 लक्ष्य थे वो थे आपके, फर्स्ट जो आपका था वो था समृद्धि, सेकंड था आधुनिकीकरण, थर्ड था आत्मनिर्भरता और चौथा जो था वो समानता था। ठीक है, तो समृद्धि से मेरा तात्पर्य, समृद्धि से तात्पर्य ये है कि जैसे हमारे देश में जो चीजें जो उस समय में जो उत्पादन हो रहा था, जो सेवाएं थी, उसमें वृद्धि करना, मतलब उसमें जो है बढ़ाना, एक कहते हैं एक मतलब काम को बढ़ाना। अगर उत्पादन हो रहा है तो वृद्धि करना, सेवाओं का वृद्धि करना, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हम बोल सकते हैं समृद्धि का मतलब था वृद्धि करना, उत्पादन को बढ़ाना, सेवा को बढ़ाना। सेकंड जो लक्ष्य था वो था आत्मनिर्भरता। तो आत्मनिर्भरता से तात्पर्य ये है कि जैसे कि पुरानी चीजों की जगह पे नई चीजों को लाना, टेक्नोलॉजी का यूज करना, प्रौद्योगिकी उपयोग करना, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करना। उसके बाद जैसे उदाहरण के तौर पर पुराने बीज के स्थान पे नए बीजों का उपयोग करना। उससे क्या था, खेती में हमारा जो है वो फसल बढ़ जा रही थी, इससे जो है वो हमें फायदा मिलता था। तो पुराने बीज के स्थान पे नए बीजों का प्रयोग करना। तीसरी हम बात करें नई मशीनों का उपयोग करना, मतलब नई मशीनें, हम अगर नई मशीनों का प्रयोग करेंगे तो जो है हम मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, आधुनिकीकरण की बात कर रहे हैं। तो नए मशीनों का जब हम प्रयोग करेंगे तो उससे क्या है कि हमारे कारखाने, जो भी कारखाने फैक्ट्रियां जो है वो उत्पादन अच्छा करेंगी और एक कम समय लेंगी और एक नई तरफ बढ़ेंगी। तो ये हो गया। सेकंड था जो उस समय के जो महिलाओं का जो स्थान था, नारी स्थान, उसको पुरुष के समान लाना। मतलब उस समय पे लिटरेसी मैंने आपको बताया था 16% से ही भी कम था और 7% से भी कम महिलाओं की साक्षरता थी। और कंपेटिबिलिटी की भी अगर हम बात करें तो महिलाएं जो है वो बहुत जगह पे आगे नहीं आ रही थी। तो अगर हम मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो नारियों को भी जो है वो पुरुष के स्थान पे लाना, जैसे कि बैंकों में उनकी संख्या का बढ़ना, उसके बाद कारखाने वगैरह में महिलाओं का जो है भागीदारी, विद्यालय आदि चीजों में जो है महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना। ये था आपके आधुनिकीकरण का मतलब। तीसरा जो लक्ष्य था वो था आपका आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता से मतलब है कि जिस वस्तुओं का, जिन सेवाओं का, जिसका भी उत्पादन हमारे देश में हो सके उसको हम अपने ही देश में उत्पादित करें, दूसरे देशों पे निर्भर नहीं रहें। इसका यही मतलब था सीधा सीधा। जैसे कि खाद्यान्न, खाने पीने की जो भी चीजें थी, गेहूं चावल और भी जो भी चीजें थी, अगर हम किसी दूसरे देश पे निर्भर हैं तो हम निर्भर ना होकर के अपने ही देश पे निर्भर हों और आत्मनिर्भर बने। उसके बाद प्रौद्योगिकी, जैसे अगर हम टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देश पे अगर हम निर्भर हैं, जैसे अगर खाद्यान्न की बात मैंने बताई तो हमारा जो उस समय जो कृषि जो था देश था, तो कृषि जनसंख्या का 80% जो है लोग कृषि पे निर्भर थे। उसके बावजूद जो औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत हमारे ऊपर इतने सारे टैक्स कर लगा दिए गए थे कि हमारा जो खाद्यान्न, हमारा जो है वो चीजें हमारे ही इस्तेमाल में नहीं आ रही थी, क्योंकि फसल वगैरह जो भी होती थी वो उसको औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत अंग्रेज जो है वो अपने अकॉर्डिंग यूज करते थे। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता था, दूसरे देशों पे खाद्यान्न के लिए भी निर्भर होना पड़ता। जैसे यूएसए, अमेरिका पे हमको अमेरिका से हमको गेहूं चावल अनाज वगैरह आयात करना पड़ता था। तो इसके लिए हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे थे। उसके बाद प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी पे, पूंजी पे, मतलब हम इतना करें कि हमारे पास अपनी पूंजी हो और बाकी अपनी पूंजी हो, उससे ही जो है हम इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी सारी चीजें हैं उसका मतलब हम नई चीजों को डेवलप करें। नेक्स्ट जो था वो था समानता। चौथा जो उनका लक्ष्य था वो था समानता। समानता मतलब सबको एक अवसर मिलना, गरीब हो चाहे अमीर हो, उसको एक समान अवसर मिलना। मॉडर्नाइजेशन और आत्मनिर्भरता के युग में ऐसा ना हो कि जो नीच मतलब कुछ लोग जो है वो गरीबी की ओर बढ़ते जाएं, कुछ अमीरी की ओर ही बढ़ते हैं, एक समान लेवल पे रखना। तो ये 4 लक्ष्य हमारे थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था
कि जो योजना आयोग के अंतर्गत जो भी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बात की गई थी, 5-5 साल की पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी, 1951 से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, पंचवर्षीय आपकी योजना है। अभी जो पंचवर्षीय योजना थी, इसके जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसके जो इस योजना के जो हम कह सकते हैं कि जो मापन, जिन्होंने ये सोच, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, वो है वो प्रशांत महालनोबिस करके। आपने एनसीईआरटी में नाम भी पढ़ा होगा, मैंने अभी यहाँ पे मेंशन नहीं किया है क्योंकि मेरे बोर्ड पे जगह नहीं थी। प्रशांत महालनोबिस नाम के ये एक साइंटिस्ट थे और एक स्टैटिस्टिशियन थे, मतलब एक सांख्यिकीविद थे और ये एक वैज्ञानिक थे। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने अपने सांख्यिकी मापन के द्वारा चीजों को बताया है और काफी डेवलपमेंट हमारे यहाँ पे किया है। बेरोजगारी की अगर हम बात करें या जो भी चीजों की हम बात करें तो उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप लोग नाम याद रखिएगा, प्रशांत महालनोबिस, ये आपके एनसीईआरटी में भी मिलेगा। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, ये सारी कंडीशन उस समय पे थी। तो भारत जब स्वतंत्र होता है हमारा, तो हमने पहले आपको पिछली वीडियो में बताया था कृषि से कुछ बहुत ज्यादा हमें फायदा नहीं मिल रहा था और तो नुकसान भी बहुत हद तक हो रहा था क्योंकि बहुत ज्यादा जनसंख्या जो थी उस पर निर्भर थी। तो फिर ये हुआ कि जब योजना आयोग का जब गठन हुआ तो उसके बाद ये हुआ कि हम एक नया स्टेप लेते हैं कृषि के उसमें। तो कृषि में हमने फिर भू सुधार प्रक्रिया को शुरू किया। भू सुधार प्रक्रिया का जो उद्देश्य था वो था कृषि भूमि की सीमा निर्धारित करना, मतलब जो भी किसानों के लिए जो भी भूमि है उसकी सीमा का निर्धारण करना, मतलब उसका दायरा जो है वो एक क्लियर करना, एक बताना कि हाँ इतनी दूर से इतनी दूर तक की आपकी जमीन है। उसके बाद स्वामित्व किसानों को प्रेरणा देना, मतलब जो किसान जो अपनी जो खेती कर रहे हैं उनको मतलब ये प्रेरणा देना कि नहीं आप इन्वेस्ट करिए, आप निवेश करिए, आपकी जो भी चीजें हैं आप खेती में इन्वेस्ट करिए, आपको भी फायदा मिलेगा और आपकी जो आगे की प्रक्रिया है वो भी धीरे धीरे करके चलती रहेगी। तो ये भी एक उद्देश्य था। तीसरा अगर हम बात करें जमींदारों को शोषण से बचाना, मतलब कृषि उनको भू सुधार, मतलब जमींदार जो थे उनके पहले बहुत ज्यादा उनपे शोषण कर रहे थे, कर वगैरह लेते थे, अगर कर वो टाइम से नहीं दे रहे थे तो उनकी जमीन को छीन लिया जाता था। तो इससे उनको बचाना, सरकार अगर डायरेक्ट इंटरेक्ट करेगी तो ये जो बीच बिचौलिया के जो लोग हैं उनसे उनको बचने में काफी मदद मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फिर आता है आपका हरित क्रांति, जिसको हम कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। ये आपका हरित क्रांति आता है, ये तीसरी पंचवर्षीय की योजना के अंतर्गत आता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना आपकी शायद 60 से ऐसे करके कुछ 1960 से है, कि शायद 1960 का है हरित क्रांति। तो ये हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन आता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है ये होता है कि किसानों के लिए बढ़ोतरी करना, हमारी जो फसलें हैं उसमें बढ़ोतरी करना। तो इसमें जो होता है इसमें हम उच्च पैदावार वाले बीजों का यूज करते हैं, उच्च पैदावार वाले बीज जिसको हम बोलते हैं HYV। इसका फुल फॉर्म है हाई यील्ड वैरायटी, HYV हाई यील्ड वैरायटी। इसका पैदावार का हम यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारी जो फसलें हैं उसमें काफी ज्यादा जो है वो बढ़ोतरी होने लगती है और जो कीटनाशक और उससे जो नुकसान हो रहा था वो भी काफी कम होने लगता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं कीटनाशक, तो खैर कम नहीं होता है क्योंकि ये जो बीज होते हैं इससे हम ये बात कह सकते हैं कि ये जो बीज है इनसे बहुत ज्यादा फसल में हमको फायदा होने लगा था। इसका जो पहला चरण है वो 1960 से 1970 तक है इसका पहला चरण। इसके बाद ही हम काफी हद तक आत्मनिर्भर हो गए थे। इसके बाद ही हम काफी हद तक जो है वो आत्मनिर्भर हो गए थे। इसका दूसरा चरण जो है वो 1970 से 1980 तक का था। इसके जो फायदे थे इस हरित क्रांति के, आत्मनिर्भरता, हमारे अंदर आत्मनिर्भरता आ गई थी। हमारे अंदर काफी हद तक हम खाद्यान्नों के लिए हम अपने ऊपर निर्भर हो गए थे। उसके बाद बाजार में जो हमारे पास जो स्टॉक बचते थे, जो उस समय जो किसानों के पास जो स्टॉक बच रहे थे वो उसको आराम से विनिर्माण उसको बेच सकते थे, उससे भी उनको आमदनी अच्छी खासी हो रही थी। अगर हम इसमें नुकसान की बात करें तो कुछ हद तक नुकसान भी ये हुआ था कि छोटे बड़े किसानों में असमानता बढ़ना, मतलब जो छोटे किसान थे और बड़े किसानों में काफी हद तक असमानता का बढ़ना। जो बड़े किसान थे काफी हद तक वही उस हरित क्रांति में जो भी चीजें हो रही थी उसका वो ज्यादातर लाभ उठा पा रहे थे छोटे किसानों के मुताबिक, मतलब बड़े किसान ज्यादा उठा पा रहे थे लाभ, वहीं पे छोटे किसानों को कम लाभ मिल रहा था। उसके बाद हम अगर दूसरी बात करें तो 1990 में जब इतना कुछ हमने किया, हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद भी हमने बीजों का इस्तेमाल हमने किया और बहुत सारी चीजें जो हमने कृषि में भू सुधार आंदोलन स्टार्ट किया, उसके बाद भी 1990 तक 1990 तक भी सिर्फ 65% जो जनसंख्या है
65% जो भी हमारा आयात हो रहा है, जो भी हमारा वो हो रहा है, वो कृषि पे ही डिपेंड था इतने सालों के बाद भी। उसका मुख्य कारण ये बहुत सारे अर्थशास्त्री ये बताते हैं कि इससे हमारे जो वो था किसानों का जो भागीदारी थी वो तो बढ़ी है, लेकिन इसमें लोग बहुत ज्यादा लगे हुए थे। लोग मतलब दूसरा कोई व्यापार नहीं देख रहे थे, ज्यादातर लोग किसी पे ही कृषि पे ही डिपेंडेंट थे। अब मैं एक चीज मैंने यहाँ पे भूल गई थी, मैं समृद्धि की जब हमने फर्स्ट बात की थी, तो समृद्धि जिसमें हम उत्पादन वगैरह वृद्धि को बढ़ाते हैं, तो इसका जो सूचक होता है उसे हम जीडीपी कहते हैं। जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो ये तो यही दिखाता है कि किसी देश में कितना उत्पादन हो रहा है, कितनी खपत हो रही है, कितना वितरण हो रहा है, मतलब कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कितना कंजप्शन हो रहा है और कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इसी पे हम जीडीपी, यही जो जीडीपी होती है, यही इससे हमको पता था कि इस देश की जीडीपी कितनी है, तो इसको दिखाने के लिए हम जीडीपी का यूज करते हैं, जो कि मैंने इसके पहले वीडियो में बताया हुआ है। तो ये जो टॉपिक है ये मैंने इतना कंप्लीट किया। एक वीडियो और बन जाएगी इस चैप्टर से, जिसमें आपका जो भी टॉपिक्स है वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये जो भी टॉपिक मैंने बताए हैं ये आपको समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। तो आप लोग इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो कंप्लीट देखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो